गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में हमने उसके लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, 4 लेवल्स हमने पढ़ लिए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, उसे लिखो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन का नेचर है, क्या है, जो प्रोटीन का नेचर है वो अगर डीग्रेड हो जाए, प्रोटीन का नेचर खराब हो जाए, डीग्रेड हो जाए, उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। तो डीनेचुरेशन का मतलब लिखो, डिसरप्शन ऑफ disruption of 3D और 4D स्ट्रक्चर, 3D और 4D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ various bonds which stabilize 3D स्ट्रक्चर। जैसे हमने टर्शरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बॉन्डिंग्स पढ़ी थी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में जैसे हमने पढ़ा था, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, वेंडरवॉल इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है। तो ये वेरियस बॉन्डिंग्स थी जो हमने प्रोटीन की पढ़ी थी, जो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है, या 3D स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये जितने बॉन्ड्स मैंने यहाँ मेंशन करे 3D स्ट्रक्चर में, वो बॉन्ड्स अगर प्रोटीन के ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड है उससे तो प्रोटीन बना हुआ है, अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां लिख लो, एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो गया तो प्रोटीन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो प्रोटीन बचेगा ही नहीं। अगर पेप्टाइड बॉन्ड चला जाएगा तो प्रोटीन ही नहीं बचेगा, फिर तो अमीनो एसिड रह जाएंगे। ठीक है, तो डीनेचुरेशन का मीनिंग है यहाँ पर कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले बॉन्ड्स थे वो अगर ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर के अलावा हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, 4D स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था जैसे जो प्रोटीन मल्टी सब यूनिट वाले होते हैं उनका होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इनमें से हर सब यूनिट का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ईच सब यूनिट इज स्टडीड टिल टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब हर सब यूनिट का एक टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, फिर सभी सब यूनिट्स जुड़कर जो प्रोटीन बनेगा उसे क्वाटरनरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डीनेचुरेशन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की होनी है तो
उसके हर सब यूनिट का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके सब यूनिट्स का टर्सरी स्ट्रक्चर जो है अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा प्रोटीन का, तो उसे भी हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन कब होती है? डीनेचुरेशन कैन अकर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अक्कर कर सकती है। ड्रास्टिक पीएच चेंज, ड्रास्टिक पीएच चेंज मतलब बहुत ज्यादा अगर पीएच का चेंज हो जाए एंड हाई एनर्जी रेडिएशंस, अगर हाई एनर्जी की रेडिएशंस हो, रेज हो, जैसे कि एक्स रे वगैरह, जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं, अगर ये प्रोटीन के ऊपर गिरेंगी तो वो रेडिएशंस या वो हाई टेम्परेचर या वो ड्रास्टिक पीएच का चेंज होना, वो सब क्या कर सकता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में जो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे उन सभी बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड बचेगा, जैसा हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कोई बॉन्डिंग नहीं पढ़ी थी, बस अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो वो स्ट्रक्चर बचेगा बस। ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन हो गया। ड्रास्टिक पीएच चेंज पर ये अक्कर कर सकता है। इसका एग्जांपल जैसे अगर किसी ने कभी ऑमलेट बनाया हो या फिर देखा हो ऑमलेट कैसा कैसे बनता है, कभी ना कभी तो देखा ही होगा अगर खाया नहीं है, तो उसमें होता क्या है, जैसे जो एग होता है, अंडा जो होता है, अंडे के अंदर जो येलो पोर्शन होता है उसे यॉक कहते हैं। अंडे के अंदर जो येलो पोर्शन होता है ना उसे यॉक कहते हैं। उस यॉक के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। उस यॉक के अंदर प्रोटीन होते हैं। अब उसका कलर येलो है, वो लिक्विड, समवट लिक्विड स्टेट में होता है अंडे के अंदर, लेकिन जैसे ही उसको गर्म तवे के ऊपर डालते हैं वो लिक्विड जो येलो कलर का यॉक था वो सॉलिडिफाई हो जाता है, फैल जाता है ना, वो सॉलिडिफाई हो जाता है और ऑमलेट बन जाता है। उसका उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो से वो व्हाइट कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है, येलो से व्हाइट कलर का हो जाता है। ये क्या हो रहा है, ये यॉक के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो डीनेचुरेट हो रहे हैं। यॉक के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या हो रहे हैं, उनकी डीनेचुरेशन हो रही है। जब उनकी डीनेचुरेशन हुई तो उसका नेचर चेंज हो गया। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब वो सॉलिडिफाई हो गया। पहले उसका कलर येलो था, अब वो व्हाइट हो गया। ठीक है, किसकी डीनेचुरेशन हो रही है, जो यॉक के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। कि क्यों हो रही है, एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि गर्म तवा था। ठीक है, तो इसमें लिख लो एग्जांपल में, एल्बुमिन प्रोटीन is present in egg yolk which denaturate at high temperature। ठीक है, डी नेचर का मतलब हो जाता है कि उसका फंक्शन या उसका नेचर लॉस हो जाना। ठीक है, या उसकी स्टेट जो थी वो चेंज हो जाना। जैसे यहाँ पर एल्बुमिन प्रोटीन की स्टेट ही चेंज होगी, लिक्विड से सॉलिड हो गया, इस तरह से। एक यहाँ पर पॉइंट लिख लेना अलग से हाईलाइट करते हुए, टर्शरी स्ट्रक्चर is essentially required
is essentially required for function of protein, for function of most proteins, ऐसे लिख लो। जैसे जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट केसेस में प्रोटीन का फंक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि उसमें सारी बॉन्डिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती है। किस केस में डिसाइड नहीं करता? जिसमें प्रोटीन केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक है, जैसे कैरेटिन हो गया, फिब्रोइन हो गया, कोलेजन हो गया, इनको तो हम सेकेंडरी लेवल तक ही पढ़ते हैं ना, तो उनका तो टर्शरी लेवल होता ही नहीं। लेकिन मोस्ट प्रोटीन्स का जैसे जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो एसेंशियली रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि ये मिनिमम कंडीशन है, अगर उस प्रोटीन को काम करना है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो टर्शरी स्ट्रक्चर उसका लॉस हो जाता है, जैसा कि डीनेचुरेशन में हो रहा है, तो उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर टर्शरी स्ट्रक्चर लॉस होता है तो उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, अगर टर्शरी स्ट्रक्चर गेन होता है तो उसका फंक्शन लौट भी आता है। उस कंडीशन को बोलते हैं रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मीनिंग होता है रीनेचुरेशन का सम प्रोटीन्स can regain their lost 3D or 4D structures after denaturation due to arrival of favorable conditions, such as pH, temperature। कुछ प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो डीनेचर होने के बाद भी अपने थ्री डी और 4D स्ट्रक्चर जो उनका लॉस हो गया था उसको रीगेन कर लेते हैं आफ्टर डीनेचुरेशन। जैसे डीनेचुरेशन हुई तो 3D या 4D स्ट्रक्चर लॉस हो गया। फिर क्यों लॉस हुआ? क्योंकि मान लो टेम्परेचर हाई हो गया था, उस वजह से लॉस हो गया था। मान लो बाद में डीनेचर होने के बाद टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो गया, ऐसी कंडीशन में वो डीनेचर्ड प्रोटीन अपने लॉस्ट 3D या 4D स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रीनेचुरेशन कहते हैं। रीनेचुरेशन में क्या होगा? प्रोटीन अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस लौट कर वापिस आएंगी। फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? टेम्परेचर का हो सकता है, पीएच नॉर्मलाइज हो जाए तो प्रोटीन अपने नॉर्मल 3D या 4D स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेता है। ये हर प्रोटीन नहीं कर पाता है, कुछ ही प्रोटीन कर पाते हैं। हर प्रोटीन रीनेचुरेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब जो एंजाइम्स फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो रीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर टर्म्स डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन। तो इसके अलावा
नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शंस। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में प्रोटीन के वेरियस फंक्शंस को टेबुलर मैनर में शो किया गया, तो उसी टेबल को हम यहाँ पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इनफैक्ट आप ऐसे समझ लो, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन्स के थ्रू ही काम करती है। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप समझ लो, यही प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन ही हमारी पूरी बॉडी को रन करते हैं एज सच। तो क्या क्या इनके फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। एंजाइम्स पूरा एक टॉपिक इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं कवर करा दूंगा। प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जैसे कैटलिस्ट हो गया। एग्जाम्पल है एंजाइम का ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। एंजाइम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज। which fight infections। प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, वायरस से, बीमारी से, बैक्टीरियल बीमारी से, ठीक है। कोई वायरस बैक्टीरियल बीमारी होगी तो उसे उससे हमारी बॉडी जब फाइट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम जब फाइट करता है, तो वो एंटीबॉडीज को यूज करता है। तो वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज के बारे में आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे। मैं एंटीबॉडीज के नेम लिखा देता हूँ। एंटीबॉडीज होती हैं IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। ये 5 तरह की एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम में होती हैं। और ये पैथोजन से फाइट करती है। नेक्स्ट, तीसरा है सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स। कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन प्रोटीन का बना हो। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। एग्जाम्पल है उसका इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर IG एंटीबॉडीज को ही बोलते हैं। बस नेम याद कर लो, डिटेल नहीं जानी। बोल दिया मैंने, 12th क्लास में पढ़ेंगे। कहीं पर ये IgA वगैरह लिखा हो, बस सिंपली समझ आना वो एंटीबॉडी की बात कर रहा है।
प्रोटीन्स आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट ये रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन में इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन इनमें से रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल रिसेप्टर के, जैसे कुछ प्रोटीन हो सकते हैं जो हार्मोन का रिसेप्टर हो। हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर क्या करता है? मान लो एक सेल मेम्ब्रेन पे हार्मोन रिसेप्टर लगा हुआ है, उसका काम होगा जो बाहर से कोई भी हार्मोन आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको क्या करना? रिसीव करना, ठीक है। ये रिसेप्टर कहाँ लगा होता है? ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तब वो हार्मोन अपना फंक्शन एग्जिबिट कर पाएगा उस सेल के ऊपर जिस सेल पे वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन्स देखो हार्मोन्स भी हो सकते हैं और प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर भी होते हैं। और क्या हो सकता है? टेस्ट के रिसेप्टर हो सकते हैं, स्मेल के रिसेप्टर हो सकते हैं। टेस्ट के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी जीभ के ऊपर होते हैं, टंग पे होते हैं। और स्मेल के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारी नोज के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स किस चीज के बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। वही प्रोटीन टेस्ट के केमिकल्स को या स्मेल के केमिकल्स को सेंस करने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, और क्या इनके एग्जाम्पल फंक्शंस हैं? प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टर्स present on cell membrane, present on cell membrane। इसका एग्जांपल है GLUT4। GLUT4 होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टर डिटेल में वैसे एक बॉटनी में चैप्टर आएगा, उसमें आपको पढ़ाए भी जाएंगे। बाकी मैं ज़ूलॉजी में भी आएंगे ये, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे GLUT4 का ही काम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये करता क्या है। जैसे मान लो ये एक सेल है और उसकी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन में मान लो एक प्रोटीन लगा हुआ है। मेम्ब्रेन में क्या है? एक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन है GLUT4, ठीक है। इस GLUT4 का काम क्या होता है? ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आना। जैसे ग्लूकोज जो है वो सेल के बाहर बैठा हुआ है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है सेल के बाहर बैठा हुआ है। ग्लूकोज एक शुगर है और शुगर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से कभी पास नहीं कर सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है और मेम्ब्रेन का कोर जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो ग्लूकोज कभी सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। उसको मेम्ब्रेन से अगर पास करवाना पड़ेगा, कौन करवाएगा? ये ट्रांसपोर्टर्स करवाएंगे। जो ग्लूकोज है वो इस चैनल के थ्रू पास करता हुआ
साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। ये ग्लूटाफोर का काम है। ग्लूटाफोर क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स ग्लूटाफोर का काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज इनसाइड सेल। ग्लूटाफोर का काम ट्रांसपोर्ट करने का होता है। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टर है। और रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर किसी सब्सटेंस को बस रिसीव करता है, उसको कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करता। रिसेप्टर बस रिसीव करता है, जैसे हार्मोन को रिसीव करेगा, जैसे ही वो रिसीव करेगा हार्मोन अपना काम कर देगा जो भी उसको सेल पे करना था। जैसे टेस्ट के केमिकल्स को रिसीव करेगा जिससे हमें टेस्ट की सेंसेशन पता चलेगी, स्मेल के केमिकल्स को बस रिसीव करेगा जिससे हमें स्मेल के बारे में पता चलेगा। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के अंदर, जैसे ग्लूटाफोर कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया एनसीईआरटी में, वो है कोलेजन का। कोलेजन के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, तो इसे इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस का मीनिंग आपको पता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना ये। मैट्रिक्स क्या होता है, सेल्स के बीच का सब्सटेंस, तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये, मैट्रिक्स का सब्सटेंस है कोलेजन। ठीक है, ये टेबल आपको कहाँ मिलेगा, टेबल यहीं कहीं दिया होगा। पेज नंबर है ये 147, पेज नंबर 147 में टेबल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट, आपके पैकेज में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन को लेकर, उसे भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन उसे बोलते हैं जो केवल अमीनो एसिड्स का बना हो। प्रोटीन, प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली, उन्हें सिंपल प्रोटीन कहते हैं।
ठीक है, जो केवल अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स की चेन मिलेगी जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, और कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं होगा उसके अलावा। ठीक है, उन्हें सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। ये सिंपल प्रोटीन्स भी आगे क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन उनकी शेप कैसी है। शेप के बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोटीन की शेप्स भी बताई थी, अगर कुछ ध्यान हो तो। बेस्ड ऑन प्रोटीन शेप, सिंपल प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और दूसरे होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इनकी शेप होती है स्फेरिकल शेप, जिसे मैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था होलो वुलन बॉल, स्फेरिकल शेप। और फाइब्रस शेप होती है जो रॉड लाइक हो, सिलिंड्रिकल या रॉड लाइक, इलोंगेटेड हो। जो हमने कोलेजन कोलेजन या कैरेटिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, रॉड लाइक, फिब्रोइन का भी। तो मेरे को सिंपली ये बता दो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी के टर्शरी? ग्लोब्यूलर का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी के टर्शरी? ठीक है, टर्शरी होता है। और फाइब्रस का बताओ, फाइब्रस प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फाइब्रस का होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट। जो ग्लोब्यूलर वाले हैं, इनकी आगे दो तरह का होते हैं ग्लोब्यूलर वाले, साइज के बेस पर। एक जिनका साइज बड़ा है, एक जिनका साइज छोटा है। तो ग्लोब्यूलर वालों की भी आगे दो टाइप बन गई साइज के बेस पर, स्मॉल ग्लोब्यूलर और लार्ज ग्लोब्यूलर। लार्ज वालों का साइज बड़ा है और स्मॉल वाले का साइज छोटा है। तो जो स्मॉल ग्लोब्यूलर है, ये पानी में सोल्यूबलाइज्ड होते हैं, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, ये पानी में घुल जाते हैं, सोल्यूबलाइज्ड होते हैं। लेकिन जिनका साइज बड़ा है, वो पानी में घुलते नहीं है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। स्मॉल वाले जो होते हैं, अगर इन्हें हीट किया जाता है तो इनके लिए लिखते हैं डू नॉट कोएगुलेट अपॉन हीटिंग, डू नॉट कोएगुलेट अपॉन हीटिंग। इसका क्या मतलब है? अच्छा, लार्ज वाले में लिख लो कोएगुलेट अपॉन हीटिंग। इसका क्या मतलब है? हीटिंग, यहां पर अगर आप किसी प्रोटीन को हीट कर रहे हो तो वो डीनेचुरेशन करेगा ना, डीनेचुरेशन करेगा।
अगर हम लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो वो डीनेचुरेट कर जाते हैं और वो प्रोटीन कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट का मतलब है इकट्ठा सा हो जाना, और वो कंडेंस होकर वो प्रोटीन कंप्लीट डीनेचर हो जाता है। कंडेंस होकर वो प्रोटीन क्या हो जाता है, कंप्लीट डीनेचुरेट हो जाता है। अब वो दोबारा रीनेचुरेट नहीं कर सकता। जो लार्ज ग्लोब्यूलर वाले होते हैं वो रीनेचुरेट नहीं कर सकते, वो डीनेचर हो जाते हैं। यहां पर ब्रैकेट में लिख लो डीनेचुरेशन अकर्स। लेकिन जो स्मॉल वाले हैं, जो स्मॉल ग्लोब्यूलर है, वो रीनेचुरेशन करते हैं। एक बार तो डीनेचुरेट हो जाएंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा वो अपनी नॉर्मल शेप को, नॉर्मल 3D स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो स्मॉल वाले में शो रीनेचुरेशन, इसलिए वो डू नॉट कोएगुलेट वर्ड आ गया। वो क्या करेंगे, रीनेचुरेशन कर जाएंगे। इसका एग्जांपल है स्मॉल वाले का हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है, ये क्रोमोसोम्स पे होता है ये प्रोटीन। और लार्ज वाले का एग्जांपल है सीरम एल्बुमिन। सीरम यहाँ ब्लड के रेफरेंस में वर्ड यूज होता है। जो सीरम है ये ब्लड के लिए यूज होता है, तो ब्लड में पाए जाने वाला एक ये प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारे ब्लड में भी मिलता है। ठीक है, एक मैंने एल्बुमिन अभी ऊपर यॉक में लिखवाया था, एक यॉक में भी ऊपर लिखवाया था ना, वो एल्बुमिन एग यॉक वाला है, वो अलग है। और एक एल्बुमिन हमारे ब्लड में भी मिलता है, वो अलग है। ग्लोबुलिन्स ये भी ब्लड में होते हैं, ग्लोबुलिन्स इन ब्लड, ये प्रोटीन्स के नेम है। अलग अलग ब्लड के प्रोटीन्स हैं ये, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, पढ़ेंगे इनके बारे में। ग्लूटलिन्स इन व्हीट, ग्लूटलिन्स इन व्हीट। गेहूं में भी प्रोटीन होता है, आटे में। जब हम आटा गूंद देते हैं और फिर तवे पे, गरम तवे पे रोटी बनाते हैं, फैल जाता है ना वो और हार्ड हो जाता है। क्यों वो फैल गया और हार्ड हो गया, वो कोएगुलेट कर चुका है, उसका जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेट हो गया। रोटी बनाना भी प्रोटीन की डीनेचुरेशन है, जैसे ऑमलेट बनाना था। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर लार्ज ग्लोबुलिन्स के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन्स, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं इनकी शेप अलग होती है। इनकी शेप होती है रॉड लाइक, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ये। इनका साइज बड़ा ही होता है, ये छोटे साइज के नहीं होते। जैसे कोलेजन है, केराटिन है, इलास्टिन है और फिब्रोइन है, ये सारे क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, छोटा साइज नहीं होता इनमें। और ये इनसॉल्युबल रहेंगे फिर वाटर में, साइज क्योंकि बड़ा है। और अगर इन्हें हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट अपॉन हीटिंग, डीनेचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लो, कोलेजन, केराटिन, और फिब्रोइन। फिब्रोइन सिल्क प्रोटीन हमने पढ़ा था। कोलेजन आपको पता है, केराटिन भी पता है। केराटिन हमारे बॉडी हेयर में होता है, नेल्स में भी होता है। आपने कभी देखा होगा कुछ हेयर ड्रेसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी पर्सन के सीधे बालों को घुंघराले कर देते हैं, कर्ली कर देते हैं। जो
हेयर में कर्ल्स होते हैं, वो कैसे आते हैं? हेयर में कर्ल आते हैं केराटिन की डीनेचुरेशन से। वो क्या करेगा, वो गरम गरम एक मशीन से यूज करेगा, बिल्कुल गरम गरम, उसमें हीट निकल रही होगी, और उससे वो बालों में कर्ल बनाएगा। जब वो बालों को पकड़ेगी गरम मशीन, तो बालों के अंदर जो प्रोटीन होता है केराटिन, वो डीनेचुरेट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कोएगुलेट अपॉन हीटिंग। और फिर उसकी वजह से वो हेयर जो है वो कर्ल हो जाता है, उसमें घुंघराले बाल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट, दूसरा है सिंपल के बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल के बाद सेकंड कैटेगरी है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं ये सिंपल प्रोटीन से अलग होते हैं। कैसे अलग हैं? इनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स which are made up of simple protein and non protein group। सिंपल प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप। नॉन प्रोटीन ग्रुप को यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं, सॉरी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन ग्रुप के जुड़ जाने से बनते हैं। तो कॉन्जुगेशन से बन रहे हैं। कॉन्जुगेशन मतलब दो चीज के जुड़ जाना, एड अप हो जाना। जब दो चीज आपस में जुड़ जाती हैं, एड अप हो जाती हैं, उसे कॉन्जुगेट कहते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे जुड़ रहा है? यहाँ पर सिंपल प्रोटीन एक नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ जुड़ रहा है। उस नॉन प्रोटीन ग्रुप को एक नेम दे दिया, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स। इसके एक जो एग्जांपल है उसमें जैसे जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है,
उसकी फर्स्ट एग्जांपल है मेटालोप्रोटीन्स। मेटालोप्रोटीन्स मेटालोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन होगा जिसके साथ मेटल आयन जुड़ा होगा। मेटालोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेटल आयन जुड़ा हुआ है। मेटल आयन का एग्जांपल जैसे आयरन, Fe, आयरन जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ। तो ऐसा प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया। प्रोटीन तो है, अमीनो एसिड वगैरह सब है उसके पास पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, साथ में आयरन और जुड़ा हुआ है। तो आयरन यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो नॉन प्रोटीन ग्रुप है आयरन। ठीक है, वो क्या है, एक मेटल आयन हो गया यहाँ पर इस केस में, मेटालोप्रोटीन के केस में। मेटालोप्रोटीन का एग्जांपल है फेरेटिन। फेरेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फेरेटिन हो गया मेटालोप्रोटीन। अब ऐसे मेटालोप्रोटीन बहुत सारे हो सकते हैं जिनके अंदर मेटल आयंस प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए। जैसे डीएनए अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन। सारा ही गायब हो गया ये। दोबारा लिखना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल पढ़ रहे थे इन्हीं के, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। एक एग्जांपल हमने पढ़ा था मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन जो है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एक मेटल आयन, जैसे कि आयरन, और एग्जांपल हो गया प्रोटीन का फेरेटिन। ठीक है, दूसरा जो है एग्जांपल वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और उसका एग्जांपल हो गया प्रोटैमिन। जैसे डीएनए और प्रोटीन आपस में जुड़ा हुआ है तो बन जाता है ये प्रोटैमिन। तीसरा है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप पिगमेंट जुड़ा होता है, पिगमेंट्स जुड़े हुए हैं प्रोटीन के साथ।
एग्जाम्पल है इसका साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ऐसा प्रोटीन होता है जिसके साथ पिगमेंट्स जुड़े होते हैं, तो साइटोक्रोम एक टाइप का क्रोमोप्रोटीन हो गया। जैसे साइटोक्रोम हमने ब्राउन एडिपोज टिश्यू में पढ़ा था, जो ब्राउन कलरेशन देता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू को। नेक्स्ट, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन तो हमने लिपिड्स की कैटेगरी में भी पढ़े थे। इनमें क्या होता है, लिपिड जुड़ा होता है प्रोटीन के साथ, उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जांपल है काइलोमाइक्रोन। फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फेट ग्रुप अगर प्रोटीन से जुड़ा हो, फॉस्फेट ग्रुप, इसका एग्जांपल है केसीन। केसीन होता है मिल्क प्रोटीन, मिल्क में पाए जाने वाला ये प्रोटीन है। और ये होता है फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है प्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन उसे बोलते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ा है, एग्जांपल है म्यूसिन। म्यूसिन एक प्रोटीन होता है, म्यूकस में प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है म्यूसिन, और ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ये कॉन्जुगेशन में होता है। तो इसी के साथ हमारा प्रोटीन टॉपिक यहां पर हो गया है कंप्लीट। हमने जो ये एक्स्ट्रा कंटेंट था प्रोटीन के टाइप्स, ये भी पढ़ लिए। तो अब हम मूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक द लिविंग स्टेट। ठीक है, जैसे हमने सभी बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर पढ़ लिए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड वगैरह। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ये डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और इसी के आगे है द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट क्या बताती है? लिविंग स्टेट बताती है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल या ह्यूमन लगा लो, हमारी जो स्टेट है, हम लोग लिविंग है, हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग स्टेट का मीनिंग क्या है कि एक लिविंग स्टेट कैसी होती है, ठीक है, उसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं। लिविंग स्टेट को एक्सप्लेन करने से पहले एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि लिविंग स्टेट को मेटाबॉलिज्म ही कहा जाता है। लिविंग स्टेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मेटाबॉलिज्म। लिविंग स्टेट को मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसी के विद इन एक सब टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज सम टोटल ऑफ all the chemical reactions, all the chemical reactions occurring inside living organism, occurring inside living organism। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जितने भी केमिकल रिएक्शंस अक्कर कर रहे होते हैं उन सभी के सम टोटल को, जैसे मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर 100 केमिकल रिएक्शंस अक्कर कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म में वो सभी 100 केमिकल रिएक्शन आएंगे। इट इज सम टोटल, ये सभी केमिकल रिएक्शंस का इन टोटलिटी है, ठीक है, इन टोटल है। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दो तरह के होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances from simple substances। किसी सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनने की प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, जब एक सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या एक बड़ा सब्सटेंस बनेगा तो वो बनाने के लिए एनर्जी चाहिएगी। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एनर्जी हमारी बॉडी में किस तरह से होती है? एनर्जी होती है हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो एनाबॉलिज्म जो है ये एनर्जी को रिक्वायर करता है, ये एनर्जी रिक्वायरिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं एनाबॉलिज्म। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? इस चैप्टर में पढ़ाओ या पहले कभी पढ़ाओ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, कोई एग्जांपल? फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में वाटर होता है, उससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि लिवर लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। लिवर क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। मसल्स भी ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोजन में कितने ग्लूकोज होते हैं, 30,000 ग्लूकोज होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ग्लूकोज यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पर ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, तो यही एग्जांपल में आ गया। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ होना, सिंथेसाइज होना। जेनेसिस मतलब बर्थ या सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज हो रहा है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन लिवर या मसल्स, वो एनाबॉलिज्म है। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। और क्या एनाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस फ्रॉम एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है ये सिंपलर सब्सटेंस है यहाँ पर। इससे अगर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, तो वो भी एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड को क्या, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिखो, एसिटिक एसिड इज प्रिकर्सर प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से लिखा होता है। एसिटिक एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या मतलब है इसका, प्रिकर्सर का मतलब होता है स्टार्टिंग सब्सटेंस। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग सब्सटेंस। कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए सबसे पहला सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को चाहिए वो है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड अगर हमारी बॉडी के पास है तो वो अपने आप उससे कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। तो एसिटिक एसिड क्या हो गया, प्रिकर्सर हो गया, किसका, कोलेस्ट्रॉल का। वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाने का सबसे पहला सब्सटेंस होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आई थिंक आप लोगों ने चैट में भी लिख दिए। जैसे किसी ने लिखा है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होना अमीनो एसिड से, बिल्कुल सही बात है। क्या एग्जांपल आप थिंक कर सकते हो, आपने पढ़ा था कि मसल्स में होते हैं प्रोटीन्स, तो मसल्स में प्रोटीन बनते होंगे। ठीक है, बिल्कुल बनते हैं। जैसे जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनकी मसल का गेन हो जाता है, तो मसल में प्रोटीन बन जाते होंगे। ठीक है, तो कहाँ से बनेंगे प्रोटीन, अमीनो एसिड से बनेंगे, वो भी क्या होगा, एनाबॉलिज्म होगा। प्लांट्स में जैसे स्टार्च बन जाता है ग्लूकोज से, वो एनाबॉलिज्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म इसका उल्टा होता है। ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस breakdown of complex substances to form simple substance। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर, ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस को बनाने की केमिकल रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा। इसको याद करने के लिए कैटा को काटने से याद कर लेना, किसी एक कॉम्प्लेक्स को काटकर छोटा सब्सटेंस बनाना, कैटाबॉलिज्म। अगर
याद करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, एग्जाम्पल थिंक कर सकते हो कैटाबोलिज्म के। बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और रेस्पिरेशन में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बनते हैं इसमें, और एनाबोलिज्म में यूज अप हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल लिखो यहां पर, रेस्पिरेशन। जैसे कि रेस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होना, उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा, एक रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, पायरुवेट से। ये आप पढ़ोगे, रेस्पिरेशन एक चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे। तो इसमें आप लिख लो, लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुवेट। पायरुवेट यहां पर कॉम्प्लेक्स हो गया, उससे सिंपलर क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में अक्कर करता है लेकिन। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, और है यहां पर, जैसे रिमूवल ऑफ, मैं ये वो एग्जांपल यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, एग्जांपल तो देखो बहुत सारे हैं और सिंपलर है, मैं वो एग्जांपल यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट लाइंस में है। मैं वो एग्जांपल यहां पर छाट छाट के इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि अब जब जब आप वो चैप्टर पढ़े बुक से, तो आप रिलेट कर पाए कि सर ने कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म में लिखवाया था। एनसीईआरटी में वो इसी तरह से बिखार के इधर उधर लिखा हुआ है सब कुछ। तो मैं वो एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, हालांकि एग्जांपल और बहुत सारे हैं और सिंपलर एग्जांपल भी हैं। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन, टू फॉर्म हिस्टामीन। हिस्टिडीन क्या होता है, हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है। हिस्टिडीन क्या होता है, एक अमीनो एसिड है। अगर उस अमीनो एसिड से आपने कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया, कट कर दिया, कैटाबोलाइज कर दिया, कैटाबोलाइज मतलब कैटाबोलिज्म करना, ठीक है, आपने हिस्टिडीन से कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा दिया, तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप तो चला गया, अमीनो ग्रुप रह गया बस। तो हिस्टिडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिस्टामीन में। हिस्टामीन हमने पढ़ा था मास्ट सेल से आता है और ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करता है, वैसोडाइलेटर होता है ये, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। मास्ट सेल से आता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को ये इंक्रीज करता है।
कैसे बनता है हमारी बॉडी में? हिस्टिडीन से बनता है। जब हिस्टिडीन से कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया जाता है, वो भी अगेन एग्जांपल हो गया कैटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो ये हो गए मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में दो तरह के केमिकल रिएक्शंस को इंक्लूड करता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सिंगल सेल में बैक्टीरिया हो, भले ही वो, उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। एक सेल के अंदर एक समय में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और वो रिएक्शन या तो एनाबॉलिज्म होते हैं या कैटाबॉलिज्म होते हैं। तो देखो, रिएक्शन चाहे कोई सा भी हो, इसमें एटीपी का रोल आ रहा है। किसका रोल आ रहा है यहां पर? एटीपी का रोल आ रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ATP is called as energy currency of cell। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसको सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है पैसा, रुपया। ठीक है, जैसे इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी इंडियन रुपया होता है, या रुपया जिसे आजकल बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने मान लो कोई चीज खरीदनी है इंडिया में, तो इंडियन करेंसी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप इंडियन ओरिजिन के हो चाहे बाहर से आए हो। किसी भी कंट्री में आप जाओगे, कोई चीज आपको परचेज करनी है, तो आपको वहां की करेंसी देनी पड़ेगी। ऐसे ही एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है, तो उस केमिकल रिएक्शन में करेंसी देनी पड़ेगी, और वो करेंसी क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। या तो उस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है, या उस रिएक्शन से एनर्जी यूज अप हो जाती है। और वो किस किस केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में होती है एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी है। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी? जैसे अगर एटीपी है और एटीपी ब्रेक डाउन हो जाए एडीपी प्लस पीआई में। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और पीआई क्या होता है? पीआई होता है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या पीआई का मतलब होता है PO3 PO4 PO4 3- फॉस्फेट आयन। ये जो फॉस्फेट आयन है ना, इसी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इस रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी की वैल्यू -30.5 किलो जूल पर मोल। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तब माइनस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या वैल्यू है एनर्जी की? 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एनर्जी याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना कि एनर्जी होती है, रिलीज होती है। वैल्यू भले ही याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो एनर्जी एटीपी से इस तरह से रिलीज हो सकती है। तो जो एनर्जी ये रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को
कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन यूज अप करेगा जिसे एनर्जी चाहिए। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, उसे एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी देने के लिए एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो रिएक्शंस में यूज अप हो जाएगी और वो रिएक्शन चलते रहेंगे। और कोई ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें एटीपी बनते भी रहेंगे। इसी से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चल रही है, एनर्जी के फ्लो से। किसी रिएक्शन में एनर्जी बनती है, किसी में यूज अप हो जाती है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, एटीपी डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाता है एएमपी में। एएमपी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कई बार क्या होता है, जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है डायरेक्टली इनटू एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कैसे ब्रेक डाउन हो गया? अगर एटीपी से दो फॉस्फेट एक साथ रिमूव हो जाए, दो फॉस्फेट ग्रुप अगर एक साथ रिमूव हो जाए, तो एटीपी का एएमपी बन गया। दो फॉस्फेट जब एक साथ रिमूव होते हैं, दो फॉस्फेट को पायरोफॉस्फेट कहते हैं। जब दो फॉस्फेट ग्रुप एक साथ रिमूव हो रहे हैं ना, उसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं और पीपीआई लिखते हैं। पीपीआई, पायरोफॉस्फेट। इस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, तो इससे भी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। एटीपी केमिकली क्या है? ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। एटीपी क्या है? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए का स्ट्रक्चर याद करो। आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक शुगर होगी। आरएनए का केस है तो कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर, बीटा राइबोज शुगर यहां पर होगी। एडिनोसिन जुड़ा होगा, उसके एडिनोसिन नाम में आ रहा है, तो नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा? एडेनिन जुड़ा होगा। किससे जुड़ा हुआ है? बीटा राइबोज शुगर से। और एक क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर ट्राई फॉस्फेट लिखा है, तो तीन फॉस्फेट जुड़े होंगे एटीपी में। ठीक है, तो ये आरएनए का ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास तीन फॉस्फेट है। शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर है। बेस कौन सा है? एडेनिन है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी तो नेमिंग भी हमने पढ़ी थी, एएमपी की जैसे नेमिंग पढ़ी थी हमने। जो एनर्जी होती है, एनर्जी किस में स्टोर्ड है? एनर्जी इसके फॉस्फेट बॉन्ड्स में होती है। जो फॉस्फेट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ना, उसमें एनर्जी होती है। जब फॉस्फेट ग्रुप टूटता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब टूटता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड्स। जो फॉस्फेट के बॉन्ड्स यहाँ बन रहे हैं तीन फॉस्फेट के बीच में, उसमें एनर्जी होती है। जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। जैसे यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक अलग हुआ, इस फॉस्फेट के अलग होने से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी से। ठीक है, दूसरे केस में दो फॉस्फेट रिमूव हो गए, तो उस हिसाब से एनर्जी कुछ रिलीज हो गई होगी। ये हो गया एटीपी के बारे में। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। लिविंग स्टेट जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया,
उसी में मेटाबॉलिज्म के साथ मैंने आपको एटीपी भी पढ़ा दिया। अब हम लिविंग स्टेट को दोबारा से पढ़ते हैं। लिविंग स्टेट क्या है? लिविंग स्टेट के लिए कहा जाता है इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम। और क्या लिखते हैं? लिविंग स्टेट वर्क्स टू नॉट अचीव इक्विलिब्रियम। टू नॉट अचीव इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है यहां पर ग्लूकोज का। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 4.2 से 6.1 मिलीमोल्स पर लीटर। 4.2 से 6.1 मिलीमोल्स पर लीटर। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। और ये वैल्यू हर समय फिक्स रहती है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है और ये वैल्यू हर समय क्या रहती है? फिक्स रहती है, इसी के अराउंड रहती है। 4.2 से 6.1 इसी रेंज में रहती है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट है और इतनी मोलैरिटी का ग्लूकोज हमारे ब्लड में इस रेंज में हमेशा फिक्स रहता है, 4.2 से 6.1। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये क्या है? स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? कि हमारे ब्लड में इस केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फिक्स रेंज में, स्टेडी स्टेट है, वो चेंज नहीं होती। वो स्टेट जो है वो स्टेडी है। स्टेडी मतलब चेंज ना होना, वो इसी रेंज में रहेगा। ऐसा नहीं होगा ग्लूकोज 10 हो गया। अब देखो, ये वैल्यू जरूरी थोड़ी ना है कि हर समय इसी रेंज में रहे, कभी ना कभी तो ये चेंज होगी। कब हो सकती है चेंज? जैसे जब हम खाना खाते हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो जो हमने खाना खाया उससे ग्लूकोज हमें मिलेगी और वो ग्लूकोज ब्लड में चली जाएगी। तो ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो जाएगी? उस केस में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कब इंक्रीज हो सकती है? ग्लूकोज concentration increases after intake of food। जब हम खाना खा लेते हैं
तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल गई हमारे ब्लड को। ठीक है, और ये वैल्यू मान लो इंक्रीज होकर 6.1 से ये इंक्रीज होके मान लो 8-9 होगी, 8-9 होगी। तो ये वैल्यू अब स्टेडी स्टेट नहीं रही, ये चेंज होगी। ठीक है, बॉडी का काम क्या है, हमारी लिविंग स्टेट का काम क्या है, हमारी लिविंग स्टेट का काम है इस स्टेडी स्टेट को मेंटेन करके रखना, इस फिक्स रेंज में ग्लूकोज को रखना, इसको चेंज ना होने देना। कैसे नहीं वो चेंज होने देगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे पास आई ब्लड में उसको वो कहीं ना कहीं यूज अप करेगा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहां यूज अप होगा, उसको देखते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे पास आई वो कहां यूज अप हो सकती है, बॉडी क्या करेगी, बॉडी देखेगी अगर पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसको लिवर या मसल्स में स्टोर कर लेगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेगी, कहां पर, लिवर में या मसल्स में। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज खत्म होने लगेगी ब्लड से। फिर और क्या कर सकता है, अगर और भी ग्लूकोज बच गई फिर वो एडिपोज टिश्यू के पास ले जाएगा ब्लड ग्लूकोज को। एडिपोज टिश्यू को कहेगा तू ग्लूकोज को उठा ले और इससे फैट बना ले, ब्लड में फिर ग्लूकोज की वैल्यू और कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज टेकन बाय एडिपोज टिश्यू। और कहां जा सकती है, मान लो इसके बावजूद फिर बच गई ग्लूकोज, फिर कहां जाएगी, वो हमारे बॉडी के सेल्स के पास भी जाएगी, क्योंकि सेल्स तो काम कर ही रहे हैं अपना और उनको एनर्जी बनानी है, एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। तो सेल्स के पास वो लेकर जाएगा ग्लूकोज और सेल्स को कहेगा कि आप ग्लूकोज को उठाओ और रेस्पिरेशन में यूज करो जिससे एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी वर्क करेगी कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड में आई वो खत्म हो जाए और दोबारा से ग्लूकोज किस रेंज में आ जाए, 4.2 से 6.1। जैसे मान लो कितने का राइज हुआ था, मान लो ये 6.1 से 8 हो गया था, 6.1 से वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई थी। तो जैसे ये वैल्यू लौट के वापस इसी रेंज में आएगी, ये सारी प्रोसेस रुक जाएंगी। कौन सी प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज खत्म हो रहा था ब्लड से, ये ग्लाइकोजन बनना रुक जाएगा, एडिपोज टिश्यू बनना रुक जाएगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। कब रुकेंगी ये, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल से कम हो जाएगी, तब रुक जाएगी। अगर ये वैल्यू नॉर्मल से कम होगी, अगर ये वैल्यू नॉर्मल से कम होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, पर्सन खाना खाएगा, भूख लगेगी ना उसे पता चल जाएगा मैं थक रहा हूं, ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू कम हो रही होगी तो वो खाना खाएगा, तो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। मान लो पर्सन खाना नहीं खा रहा, व्रत रखा हुआ है उसने, फास्टिंग कर रहा है, फिर क्या होगा, फिर बॉडी कहेगी ये तो खाना खा नहीं रहा, लिवर के पास जाएगी बॉडी और उसको बोलेगी कि आप ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करो और ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करो, नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू स्टेडी स्टेट से कम हो रही है। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा लिवर में या मसल्स में। इनिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को इनिबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, हमारी बॉडी काम कर रही होती है, बिल्कुल कर रही होती है, हम चल फिर भी पा रहे होते हैं, लेकिन
हमें पता होता है कि हम उतने एक्टिव नहीं है जितने हम नॉर्मली होते हैं। क्यों नहीं है उतने एक्टिव? क्योंकि उस अमाउंट में एनर्जी नहीं बन रही जो कि खाना खाने के बाद बनती है, क्योंकि रेस्पिरेशन इनहिबिटेड है। ये सारी प्रोसेस क्यों चल रही है? क्योंकि ग्लूकोज की वैल्यू ब्लड में फिक्स रखनी है, फिक्स रेंज में रखनी है। ये बॉडी का काम है। ये केवल ग्लूकोज के लिए नहीं होता, ये हर केमिकल सब्सटेंस के लिए होता है। मान लो हमारे ब्लड में कोई एक कोई भी एक पर्टिकुलर हार्मोन भी है, मान लो ब्लड में एक हार्मोन है, उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है कि हमारे ब्लड में कितनी अमाउंट में ये हार्मोन होगा। ब्लड में कोई एक आयन है, मान लो कैल्शियम आयन है, उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है कि कैल्शियम आयन अगर इस रेंज से ज्यादा होगा तो या तो वो बोन्स में चला जाएगा या वो यूरिन से पास आउट हो जाएगा। अगर कैल्शियम आयंस नॉर्मल से कम होगा तो वो बोन से कैल्शियम को खींचेगी बॉडी, या यूरिन में कैल्शियम को रिलीज नहीं करेगी। आ रहा है ना समझ में? हर केमिकल सब्सटेंस की वैल्यू स्टेडी स्टेट में होती है हमारी बॉडी में। इतनी प्रिसीजन के साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी काम करती है, और उसी स्टेट को लिविंग स्टेट कहते हैं। लिविंग स्टेट पे कभी भी वर्क का फ्लो रुकता नहीं है। वर्क किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होता है। या तो ग्लूकोज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ब्लड में, या ग्लूकोज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। किसी भी आइदर डायरेक्शन में वर्क चलता रहता है। तो जब वर्क हमेशा चल रहा है उसे इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, उसे नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब वर्क हमेशा चल रहा होता है। ठीक है? एज वर्क इज ऑलवेज गोइंग ऑन, हेंस नॉन इक्विलिब्रियम वर्ड जो है वो यूज किया गया है। नॉन इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है? नॉन इक्विलिब्रियम टर्म इज यूज्ड। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि वर्क का फ्लो रुक जाता है। यहां कभी भी वर्क का फ्लो रुकता नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वर्क चल रहा है। ठीक है? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब है कि कंसंट्रेशन फिक्स होती है। स्टेडी स्टेट मींस concentration of different substances, different biomolecules, ऐसे लिख लो, different biomolecules is in fixed range, is in fixed range inside body। सबकी वैल्यू फिक्स होती है कि एक हमारी बॉडी के अंदर कौन सा बायोमोलिक्यूल कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये चीज फिक्स होती है। उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। और बॉडी हमेशा काम करती रहती है उस स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए, यही उसका काम है। लिविंग स्टेट ऑलवेज वर्क टू अचीव these steady states, to achieve these steady states। जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं, फालतू के सब्सटेंस हैं, वो यूरिन में चले जाते हैं या फीसिस में इजेक्ट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। जो यूजफुल सब्सटेंस है वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यूज अप हो जाएंगे, उतना यूज होंगे कि एक फिक्स रेंज हमारी बॉडी में उस केमिकल सब्सटेंस की बनी रहे। ठीक है? इसी से रिलेटेड एक और टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। क्या चक्कर है ये? मेटाबॉलिक फ्लक्स, मेटाबॉलिक फ्लक्स होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज
different metabolic pathways in which a metabolite can participate. A metabolite can participate. ठीक है, मेटाबॉलिक फ्लक्स का मीनिंग है, जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल ही लगा लो, ग्लूकोज का एग्जांपल। हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि जो ग्लूकोज है वो बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज का यहाँ मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शंस हैं उसको मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। अब एक पाथवे क्या है? एक पाथवे है लिवर में ग्लाइकोजन का बनना, और एक पाथवे है लिवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होना। एक कैटाबोलिज्म है, एक एनाबोलिज्म है। कौन सा पाथवे कब अक्कर करेगा? ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो आगे डिसाइड होता है एंजाइम से। ये इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स है। एंजाइम्स कंट्रोल डिफरेंट metabolic pathways. Enzymes control different metabolic pathways and therefore they control living state. Enzymes हमारी बॉडी के हर मेटाबॉलिक रिएक्शन को, हर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, वो एंजाइम से कंट्रोल्ड है। और मेटाबॉलिज्म ही लिविंग स्टेट होती है। तो इन ए वे एंजाइम्स हमारी लिविंग स्टेट को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम्स डिसाइड करते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। बेस्ड ऑन ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, उस बेसिस पर एंजाइम्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे एक रोड पे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, वो देखता है कि चार तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, वो दो साइड के रोड को रोक देता है, कह देता है आप लोग रुक जाओ, और दो साइड के रोड को चलने देता है, उनके बीच में ट्रैफिक को मूव होने देता है ताकि कहीं पर भी एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी तरह से एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम्स ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन सा रिएक्शन कब चलेगा और कौन सा रुकेगा, वो एंजाइम्स डायरेक्शन देते रहते हैं कि इसे रोक देते हैं, इसे चलाते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस इनसाइड बॉडी, ताकि रिएक्शंस आपस में भिड़ ना जाए। ऐसा ना हो कि जब लीवर में ग्लाइकोजन बन रहा है उसी टाइम ब्रेकडाउन भी हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, फिर तो बनाने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो एंजाइम्स के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो था लिविंग स्टेट, ये एंजाइम्स की इंट्रोडक्शन थी एज सच, कि एंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको समझाने के लिए पूरा ये लिविंग स्टेट का टॉपिक यहाँ इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो लिविंग स्टेट को कंट्रोल करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहाँ एंड करता हूँ।